लेखपाल परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा मुगल शासक एक कुशल बीड़ा वादक था? आपको ये बताना है कौन था। ये था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो ये रहा है 1658 से लेकर 1707 तक। ये शासनकाल रहा है औरंगजेब का। ठीक है। औरंगजेब को किस नाम से जानते थे? इन्हें जानते थे आलमगीर के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कूका किनको कहा गया था? कूका किसे कहा गया था? नामधारी को कहा गया था कूका। किसे? नामधारी। देखिए कूका आंदोलन था। ठीक है, पता होगा आपको। तो ये किसने चलाया था? राम सिंह ने। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की, तब कई नरमपंथियों ने किस पार्टी को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी? आपसे पूछा गया है। तो भारतीय उदारवादी संघ बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। ठीक है, अगला देखिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन फिर से है। अगला देखो, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन स्वराजवादियों के संबंध में सही है? आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, आपको ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन्होंने स्वराजवादियों के बारे में बताना है। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ढांचे से बाहर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। ठीक है, तो ये बाहर रहकर नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, तो ये तो गलत हो गया। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा चुनाव 1923 में अधिकतर सीट पर जीत हासिल की, तो ये वाला जो है आपका सही कथन है। अधिकतर जीत हासिल की थी, ठीक, सीटों पर। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, स्वराज पार्टी, अगर हम बात करें स्वराज पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? आप बताएंगे। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 ईस्वी में। और किसके किसके सहयोग से हुआ था आप जानते होंगे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के सहयोग से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने किसे प्रस्तुत किया जो कि प्रांतों में एक तरह दोहरी सरकार थी? ये वाली बात है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका द्वैध शासन। क्या हो जाएगा? द्वैध शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने द्वैध शासन प्रस्तुत किया जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। कब का अधिनियम था? 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम। ठीक है, 6 नंबर देखिएगा। भारतीय संविधान को विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है। निम्न में से कौन से स्रोत से इनके अधिकतर प्रावधानों को लिया गया है? अधिकतर प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? आप जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आप जानते हैं ये चीज। तो अधिकतर चीजें यहाँ से ली गई हैं। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आज पता होगा कि ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसके तहत की गई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना जो है वो किसके तहत की गई थी? ये कार्यकारी आदेश के तहत की गई थी। आप बताइएगा कि योजना आयोग
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम, यानी प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अब देखिएगा, कथन दिए गए हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। पहला लिखा हुआ है, कथन दिए गए हैं। कथन एक है कि प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख होते हैं तथा देश के सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होते हैं। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं तथा सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख होते हैं, ये लिखा गया है ना यहाँ पर, तो ये तो राज्य के प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, ठीक है, यही तो है। देश का प्रमुख कौन था? प्रधानमंत्री, तो गलत हो गया आपका। राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, तो ये भी गलत हो गया। दोनों गलत हो गए क्वेश्चन यहाँ पर आपके, यहाँ पर ये दोनों गलत हो गए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ये वाला हो जाएगा, ये गलत, ये वाला हो जाएगा, एक व दोनों गलत हैं। अगला देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की आकस्मिकता निधि से के राशि केवल इसके पश्चात निकाली जा सकती है। किसके पश्चात निकाली जा सकती है, आपसे पूछा गया है। तो अगर राष्ट्रपति का अनुमोदन हो तो उसके बाद ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 267 में है, ठीक है, इस आर्टिकल के तहत। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन आर्द्रता दलदली और नदी मुखी मिट्टी द्वारा समर्थित है? क्या चीज है? तो मैंग्रोव जो है ये समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर स्थानों का सही अनुक्रम देता है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, पूर्व से जाइएगा पश्चिम की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पर तिनसुकिया, फूलपुर, उदयपुर, राजकोट। देखिए, सबसे पहले पड़ता है असम, ठीक है, और फूल पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उदयपुर राजस्थान में और राजकोट गुजरात में। तो ये चलता है इस साइड से, इस तरफ की तरफ चलेंगे ना हम लोग। इधर पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो पहले क्या पड़ेगा आपका? ये असम पड़ेगा पहले। असम के बाद में आपका यूपी पड़ जाएगा, यूपी के इधर पड़ जाएगा राजस्थान, राजस्थान इधर गुजरात, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, हैली धूमकेतु का काल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 76 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 76 वर्ष का होता है। उस महाद्वीप के नाम बताएं जो महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप बनाते हैं। एक दूसरे का प्रतिबिंब बनाते हैं, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। कौन? अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। 15 नंबर देखिएगा आप लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर है 15 नंबर में आपसे क्या कहता है, इसको समझिएगा। 15 नंबर में कहता है कि कौन से सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। ये तो है, कौन सा सही सुमेलित है वो आपको देखना है यहाँ पर। देखो, उष्ण कटिबंधीय वन, इसके लिए चाहिए होती है भारी वर्षा। कटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तान में पाई जाती हैं, रेतीले इलाकों में। और घास के मैदान मध्यम वर्षा। तो ये तीनों सही है यहाँ पर, एक दो तीन, ये तीनों सही है यहाँ पर। हम कह सकते हैं यहाँ पर एक दो तीन, तीनों सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि राजकोषीय घाटा क्या है? क्वेश्चन क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि, इसे कहते हैं राजस्व, राजकोषीय घाटा। भारतीय रेलवे ने किस शहर में पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया है? ये बनाया है भोपाल में। कहाँ पे बनाया है? भोपाल में बनाया है, ठीक है। परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती और मिश्रित खेती और जुताई, इनमें से किन शब्दों के उदाहरण हैं? पूछा गया है, इनमें से किन शब्दों के उदाहरण हैं? जुताई इनमें से किन शब्दों, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। देखिए, यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण, ये इन चीजों के उदाहरण हैं। किनसे जुड़े हैं? इन चीजों से जुड़े हैं। किसे? यांत्रिक
कृषि विज्ञान, मृदा जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग आगे बात करें कि किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी, किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे 2004 में हुई थी किसान आयोग की स्थापना। मुख्यालय कहाँ था, नई दिल्ली में। और किसकी अध्यक्षता में, तो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। ठीक है। मनरेगा का उद्देश्य क्या है, बढ़ाना है। मनरेगा का उद्देश्य क्या बढ़ाना है, ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया। बताइएगा कि जो मनरेगा एक्ट था वो कब का था, बताएंगे 2005 का एक्ट था। लागू कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। और 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता था। लेकिन अब जो है मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया गया है, और दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए। करंट में बात चल रही है, पता होगा आप लोगों को। आगे देखिएगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस नाम से जाना जाता है, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन ये जाना जाता है गगनयान के नाम से। किस नाम से, गगनयान के नाम से। 5G तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है, 5G तकनीक की मुख्य विशेषता है कि उच्च कम विलंबता, मतलब और अधिक डिवाइसेस कनेक्टिविटी, ये हो जाएगा आपके 5G की विशेषता। गगनयान मिशन का संबंध किससे है, बताना है। ये हो जाएगा मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान से है, मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुद्रम मिसाइल किसके लिए विकसित की गई है, रुद्रम मिसाइल किसके लिए विकसित की गई है, तो यह है एंटी रेडिएशन यानी रडार दमन के लिए। जैव प्रौद्योगिकी का संबंध का कृषि में प्रमुख लाभ क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में प्रमुख लाभ क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये लाभ है कि कीट रोग प्रतिरोधी एवं उच्च उत्पादन इसमें, इससे लाभ है। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। किसने जीता है, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। और किसको हराया है, ये पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, पाकिस्तान को हराया कितने, 9 विकेट से, 9 विकेट से हराकर जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये जीता है आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, आपको ये बताना। ये बनी है दिव्या देशमुख। कौन बनी है, दिव्या देशमुख बनी है। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, ये जैनिक सिनर। कौन बने हैं, जैनिक सिनर बने हैं। ठीक है। अगला देखिएगा आप लोग, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना। ये सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। ठीक है, सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, बेलफुड इंजीनियर, सींचपाल का नहीं है इसका, सींचपाल। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है, ये हो जाएगा पूरा। कौन सा हो जाएगा पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कराए थे। ठीक है। ई गवर्नेंस परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, ई गवर्नेंस परियोजना प्रारंभ की गई थी, ई गवर्नेंस ये प्रारंभ की गई थी 2006 में। कब प्रारंभ की गई थी, 2006 में प्रारंभ की गई थी। आगे देखिएगा,
किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे? भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे, ये कहा था आंद्रे बेटेल ने कहा था। किसने? आंद्रे बेटेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, ये सभी सही हो जाएंगे इसके लिए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ये गठन किया गया था 2010 में। डेट बता दें आपको, 18 अक्टूबर। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में है। ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। मिनामाता अभिशमन कन्वेंशन की समस्या से निपटने हेतु हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये था पारा की समस्या से निपटने के लिए। कौन सी फसल ग्रीन हाउस गैस मीथेन के निकलने से संबंधित है? कौन सी फसल? तो ये हो जाएगी आपकी धान। ठीक है। जैविकीय नाइट्रोजन निर्धारण का निम्न में से किससे संबंध है? आपसे पूछा गया, ये संबंध हो जाएगा नीला हरित शैवाल से, नीला हरा शैवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का बहुस्तरीय ढांचा किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये हो जाएगा राज्य वाला, जिला वाला, ये तीनों हो जाएंगे मिलकर। ठीक है, उपयुक्त तो सभी। एसडीएमए का गठन किस स्तर पर होता है? एसडीएमए का गठन माने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये राज्य स्तर पर होता है। कब होता है? किस स्तर पर होता है? राज्य स्तर पर होता है। एसडीआरएफ में केंद्र और राज्यों के लिए धन योगदान कितना होता है? इसमें होता है 75-25 का, एक केंद्र 75 और 25 राज्य का। सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं हैं? आपसे पूछा गया है। इसे प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? जोखिम समझ, जोखिम प्रबंधन क्षमता मजबूती, ये दोनों हैं यहाँ पर। तो ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? गुजरात का कच्छ। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने ग्राफ आ गया है। ठीक है। पूछा गया है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। इतिहास भूगोल के अंकों का अनुपात पहला पूछा गया है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक हासिल किए, आपसे पूछा गया है। अब आप कैसे बताओगे इसको? देखिएगा, इसको समझ लो पहले। यहाँ पर अनुपात दे रखा है हमें, थोड़ा इसको, इतिहास, छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात, मतलब इतिहास ऐसे भूगोल, इसके अंकों का अनुपात दे रखा है। तो किसने इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए पूछा गया है। आप देखो, वैल्यू देखो, पहले लिखा हुआ है 0.65, ये लिखा हुआ है, इसको हटाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 नीचे आ जाएगा। तो 65 ऊपर है, 100 नीचे है। मतलब कह सकते हैं कि इतिहास में 65 अंक है तो भूगोल में 100 अंक है, ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। पॉइंट वाले हटा दो, 0.65 है, इसको हटाओ, 0.85 इसको हटाओ, 0.35 इसको हटाओ, 0.95 इसको हटाओ। अब देखो 1.25 है, बटे में इसको हटाओगे तो 100 आ जाएगा। तो 125 बटे 100, 125 ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो ये संख्या ज्यादा हो जाएगी। ऐसे 1.4 है, इसको हटाओगे 10 आ जाएगा। 14 बटे 10 ये हो जाएगी। 1.55 है, तो यहाँ पर इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा 155 बटे 100। तो ये हो जाएंगे 3 संख्या हो जाएंगे ऐसी। कितनी? 3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितने छात्रों
ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक अर्जित किए हैं, तो 3 छात्रों ने अधिक अंक अर्जित किए हैं। बात समझ में आई इतनी? चलिए आगे देखिए। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? अब देखो, इतिहास में कम अंक किसके हैं? देखो, ये तो पॉइंट वाले जो भी हैं, 1 2 3 और ये 4, इनको कम अंक मिले हैं। ठीक है, बाकी 3 को तो भूगोल में ज्यादा अंक मिले हैं, इतिहास में ज्यादा अंक मिले हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और 6 नंबर का। 1 2 3 6, यही तो है। तो 1 2 3 6 ये बच्चे हो जाएंगे आपके यहाँ पर। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की परसेंटेज बढ़त कितनी है? भूगोल में परसेंटेज आपसे बढ़त पूछी गई है, बताइएगा कितनी है? भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, भूगोल में 3 से 4 के मध्य में बढ़त। देखिए, 3 से 4, अगर 3 में बात करें 0.35, ये पॉइंट हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा। ये इतिहास का है, हिस्ट्री का, ये है ज्योग्राफी का। और इसमें आएंगे तो 1.25 बेटे में आ जाएगा, आपका पॉइंट का 100 आ जाएगा। ये हिस्ट्री का है, ये पॉलिटिकल, ये ज्योग्राफी का है। ये बढ़ नहीं रहा है। अगर देखेंगे हम लोग तो, अगर रेशियो निकाल दो, 5 से काटो, 5 से 35, ये जाएगा 20। इसको काटो, 55 25, 25 पंचे 25 चक्कू। ये तो भूगोल में यहाँ पे कम हो रहे हैं, भूगोल में बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा अंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके लिए लिखेंगे अपर्याप्त आंकड़े, सही आंकड़े नहीं हमारे पास है। अब अगला देखो, जैसे लिखा हुआ है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। अधिकतम अनुपात कितना है? तुम देखो अधिकतम वैल्यू कितनी है, अधिकतम वैल्यू कितनी है और न्यूनतम वैल्यू देखो। अधिकतम वैल्यू ये हो जाएगा, न्यूनतम ये हो जाएगा, इसका अंतर निकाल दो बस। कितना आ जाएगा? 1.55 से घटाओ 0.35, तो कितना जाएगा? 0.20 कितना आ जाएगा? 0.20 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो इतिहास में कितने अंक मिले? देखो, छात्र 4 को यही तो है, इसको हटाओ पहले, 100 यहाँ लिख लो। ये हिस्ट्री का, ये ज्योग्राफी का। अगर इसको मिले हैं भूगोल में, अगर इसको भूगोल में कितना अंक बताया था? 60 अंक मिले हैं, ये तो बताया था। तो इतिहास में कितने अंक मिले इसको? अगर 60 अंक मिले हैं भूगोल में, तो इसमें कितने मिले ये पूछा गया है। देखो बता देता हूँ। 25 चक्कू 100, 25 पंची 125। ठीक है, 4 का 15 चक्कू 60 और 5 का 15 बना 75, तो ये 75 अंक मिले हैं। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ गए? रेशियो में 4 का 60 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, ऐसे ही 5 का 75 भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 15 से गुणा करके वैल्यू निकाला गया है। तो आपके ग्राफ तो लग गए हैं ये। अब आगे देखो, अब ये भी ग्राफ है आपका। चलो देख लेते हैं इसको, अब इसमें क्या करना है। उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात की खपत का है। ठीक है, 2020, देखो समझो, ये दो चार्ट है इसमें, 20 1500 में 22 तक। पहला क्वेश्चन समझो पहले। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? ये तो पूछा गया है। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत। तो पहले तो आप ये देखो, उत्पादन कितना हो रहा है, खपत तो बात की बात, पांचों देशों में उत्पादन, ये उत्पादन निकालो पहले। ठीक है, खपत यहाँ से निकलेगी ना, उत्पादन प्लस आया जोड़ेंगे और निर्यात को घटा देंगे तो खपत निकल आएगी यहाँ से। ये तो करना है हमें। अब देखो, पहले इसको जोड़ लो, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। खपत निकालनी ना औसत, तो पहले हम देखो आपको दिखाएं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, अब सब जोड़ लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 0 0 ये हो जाएगा, 5 4 एक 5 और 2, 5 2 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8400। इसको जोड़ लो, 0 0 6 4 10 18 और 8 18 और 6 24 5 29 हो जाएगा ये। 0 0 ये हो जाएगा 4 3 7 7 4 11 11 और 8 19 का 9 हासिल लगाएगा, ये 29 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? 2900 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, खपत निकालनी है। तो उत्पादन में आयात जोड़ निर्यात को घटाओ। आयात जोड़ो, इसमें ये जोड़ो, इसको घटाओ, तो ये इसको प्लस को, ये माइनस को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचेगा 8400। और 8400 जो बचेगा इसका निकालना औसत है। 5 घंटे में 5 से कर दो भाग, इसमें औसत निकल आएगा। 5 × 5 = 3, 5 × 30, 5 × 40, 1680 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1680 आ जाएगा औसत। अब देखो अच्छा ऑप्शन, इस पे अच्छा नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो देखो 1680 आ रहा है कोई सा, हाँ। तो समझ गए होगे आप लोग किस प्रकार से निकालना है। अगला पूछा गया कि 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है यहाँ पर। ये तो है। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, बात ये भी तो है यहाँ पर कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2022 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो आप समझ लीजिए पहले, फिर आ जाएगा समझ में। पहले ग्राफ देखें एक बार हम लोग। देखिए ये 2020 का देखा है और ये 2022 का देखा है। अब आप समझ लो थोड़ा सा है, निकाल लेना, निकल आएगा आराम से। देखो जैसे 2100 था 2020 में, 2100 था, तो 2022 में कितना, ये 2022 की टेबल है। देश में ये 20% उत्पादन बढ़ गया है, तो 20% का 100 में बढ़ाओगे तो हो जाएगा 120/100। इसको सॉल्व करोगे तो उत्पादन आ जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही निकालोगे बांग्लादेश के लिए, ऐसे भूटान के लिए, ऐसे भारत के लिए, मालदीव के लिए, फिर निर्यात निकालोगे, बढ़ गया है, ऐसे आयात निकालोगे। और वही फॉर्मूला लगा के लगाना है, कॉपी पे लगाओ इसको, लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये लगा लेना है, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करना आप लोगों को है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है और उसमें सॉल्व हो नहीं पाएंगे। इसलिए हम आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि जो यहाँ पर आ सकता था मैंने आपको वो तो बता दिया है। अब आगे देख लो आप लोग। 55 हो गए हैं, 56 से देखो। ये देखो 56 नंबर से, ऐसा क्वेश्चन। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये हो जाएगा कक्षा। दिख नहीं रहा होगा साहब, तो उसको थोड़ा जूम कर देते हैं, कक्षा हो जाएगा। आगे देखो आप लोग। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का तो हो जाएगा आपका पंचक्की, पानी में चलती है जो चक्की। 58 नंबर देखो। औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है एक, हो जाएगा औपचारिक। पंकज जलज आदि शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज जलज ये शब्द है आपका योग रूढ़। कैसे हैं? योग रूढ़। छत पर पक्षी बैठे हैं, छत पर पक्षी बैठे हैं, ये हो जाएगा संबंध बोधक। में पे पर ये सब आता है तो। आगे देखो। पुष्प और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? युगल। क्या कहते हैं? युगल। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? ये होता है आपका उद्धरण चिन्ह। कौन सा? उद्धरण चिन्ह होता है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है? छूना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य आपसे पूछा गया? ये हो जाएगा आपका निषेध वाक्य, निगेटिव वाला। अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना जो होती है वो कायम प्रकाशित होती है? सरकारी गजट में, सरकारी गजट में। आटे दाल का भाव मालूम होना, ये आपसे पूछा गया है, ये हो जाएगा बड़ी कठिनाई में पड़ना। 62 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद बचा है कंप्यूटर यूपी स्पेशल, तो उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कंप्यूटर में कह रहा है कि सभी, देखो समझो, सभी 26 अक्षर, 10 प्रतीक और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? कितने बिट की आवश्यकता होती है? देखो 26 अक्षर, 10 प्रतीक चिन्ह, 10 संख्या, कितनी हो गई? 46। कितने बिट की आवश्यकता होती है आपसे पूछा गया है। देखिए आपको एक बात समझना है यहाँ पर कि 2 की पावर n के रूप में लिखना है कि या तो ये बड़ा हो या बराबर हो 46 से, बस ये समझो। अगर 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2, ये बड़ा नहीं है। 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अगर n की जगह पे हम लोग 6 रख ले मान यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 64। बड़ा भी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे 46 से, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 6, सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूले में मान रख के चेक किया जाता है।
इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं होस्ट। कंप्यूटर को क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। किस प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता था? तो आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका चुंबकीय टेप। कौन सा हो जाएगा? चुंबकीय टेप। आगे देखिएगा, निष्पादन में प्रोग्राम को, क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? नाम देते हैं प्रोसेस। पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से किस डिवाइस द्वारा दिए जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है? ये हो जाएगा आपका माउस। क्या हो जाएगा? माउस। माउस। आगे देखिएगा, कौन सा आपको डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है? मानव पठनीय रूप में कौन सा परिवर्तित करता है? ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है? ये हो जाएगा आपका डंब टर्मिनल। कौन सा? डंब टर्मिनल। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल उपयोगी है आपकी व्यावसायिक कार्यों के लिए। आप ईमेल में किस प्रकार की फाइलें संलग्न कर सकते हैं? ईमेल में आप कोई भी फाइल जिसे फाइल फॉर्म में रखा जा सकता है उसे आप संलग्न कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगी आपकी कोटलिन। कौन सी हो जाएगी? कोटलिन। ठीक है। अगला देखिएगा, कंप्यूटर कीबोर्ड पर पेस्ट कमांड के लिए, ठीक है, पेस्ट कमांड के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की बताना है। देखिए, पेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल+V का उपयोग करते हैं पेस्ट के लिए। कंट्रोल+C का उपयोग करते हैं कॉपी के लिए। काहे के लिए? कॉपी करने के लिए। ठीक है। कंट्रोल+E का उपयोग करते हैं पैराग्राफ को दाएं या बाएं से मार्जिन के बीच में रखने के लिए ई लगाते हैं। ठीक है। और कंट्रोल+Z करने के लिए जो आपको अंतिम आदेश होता है उसको विफल करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक तात्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहां तक कि छुट्टियों के दिन भी संचालित होती है? ये हो जाएगी IMPS। कौन सी हो जाएगी? IMPS। UPI किस सेवा का उन्नत संस्करण है? ये हो जाएगा आपका UPI। ठीक। ये हो जाएगा आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका एक उन्नत संस्करण है। कौन सी एन्क्रिप्शन विधि RSA में कार्यरत है? आपसे पूछा गया। ये हो जाएगी आपकी सार्वजनिक कुंजी यानी पब्लिक की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? IoT डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर या IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बाकी फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट थर्मोस्टेट ये हो जाएगा। देखिए, यूपी स्पेशल देखिए, 2011 की साक्षर जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा था? आपको पता होगा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन कौन सा था? तो सबसे ज्यादा था आपका गौतम बुद्ध नगर था। गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में तो है नहीं, तो हो जाएगा आपका कानपुर नगर। ये सेकंड नंबर पे था। ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो यही लगाएंगे। अब देखिए आप लोग, 82 नंबर आपसे क्या कह रहा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये हो जाएगा आपका रिहंद नदी पर। परीक्षा बांध हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। गोविंद सागर बांध हो जाएगा आपका शहजाद नदी पर। और जामिनी बांध हो जाएगा जामिनी नदी पर। इस प्रकार से मैच कर देंगे इसको। लेखक कृतियां बताना है। सूरदास आपको बताना है। कौन सा गलत है पूछा गया है? कौन सा गलत है? देखिए, सूरदास की 3 रचनाएं हैं। सूर सागर,
सूर सारावली, साहित्य लहरी, तो ये अष्टसूर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। महादेव वर्मा की छड़दा, गिल्लू, नीरजा रश्मि, ये तो सही है। जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक हो जाएगी, कामायनी हो जाएगी, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगी, स्कंद गुप्त हो जाएगी, चंद्रगुप्त हो जाएगी, ये तो जयशंकर प्रसाद, ये भी सही है। मैथिली शरण गुप्त की तिलोत्तमा हो जाएगी, साकेत, भारत भारती, ये हो जाएंगी। तो पहली ही गलत है यहाँ पर। भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो ये मराठा का नियंत्रण था यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी पहल प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, तो कौन सी ये पहल थी एक जो प्रदूषण को कम करने के लिए थी, ये आपसे पूछा गया। तो हो जाएगा आपका ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, ठीक है, ये क्लीन यूपी, ठीक है, ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी। कौशाम्बी, अगला है कौशाम्बी हिस्सा है, मतलब किस डिवीजन का हिस्सा है कौशाम्बी? तो कौशाम्बी जो होगा प्रयागराज डिवीजन का एक हिस्सा है। कहाँ का? प्रयागराज डिवीजन का हिस्सा है कौशाम्बी। चंदायन मुल्ला दाऊद की एक प्रमुख विधा सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रमुखों की कहानी बताती है? आपसे पूछा गया चंदायन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लोरिक चंदा। विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा में सदस्य हैं 403। कितने हैं? 403 सदस्य हैं। विधान परिषद में कितने हैं? 100 हैं, ठीक है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन ये शुरू कहाँ से किया गया था? किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कब शुरू किया गया था? चाहिए बताओ। ये जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। अगला देखो क्वेश्चन। खेरिया विमानपत्तन यानी खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? खेरिया कहाँ पर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आगरा में। कौन कहाँ हो जाएगा? आगरा में। अच्छा, वाराणसी में कौन सा है आपका? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है वाराणसी में। लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में है आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। कानपुर में कौन सा है? चकेरी एयरपोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? आईआईटी कौन सी? देखिए रुड़की ये तो है उत्तराखंड में। बीएचयू ये है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ये हो जाएगा। आईआईटी भिलाई ये है छत्तीसगढ़ में। आईआईटी मंडी ये हो जाएगी आपकी हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल। आगे देखो अब। कौन सी उत्तर अनुसूचित जनजाति नहीं है उत्तर प्रदेश में? आपसे पूछा गया, तो ये तंगखुल नहीं है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। ये किस भाषा का शब्द है? आपसे पूछा गया है। तो ये फतेह शब्द जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो ये हो जाएगा चिन्हट और मोसे लिया, ठीक है। आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? तो 18वीं बार। अगला देखिएगा, मिलान करना है। सरस्वती भवन लाइब्रेरी ये आपका हो जाएगा 1914। रामपुर रजा लाइब्रेरी जो हो जाएगा आपका 1774 में। भारतीय भवन पुस्तकालय ये हो जाएगी 1889 में। बची कौन सी? इलाहाबाद, ये हो जाएगी 1864 में। याद कर लीजिएगा डेट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है? हो जाएगा आपका चरुकुला नृत्य। दीवान ए आम निर्मित संगमरमर, ठीक है, दीवान ए आम निर्मित संगमरमर
मकराना से लाई गई थी। कहाँ से? मकराना। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी एजेंसी जो है नीडा का गठन कब किया गया था? ये पूछा गया अप्रैल 1983 में। कब? अप्रैल 1983 में। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।